जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुप डी में पूछे जा रहे साइंस क्वेश्चन के एनालिसिस की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के एनालिसिस वाले वीडियो में हम लोगों ने 18 अगस्त के तीनों ही शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसको डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग 22 अगस्त के तीनों ही शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अपने पूछे गए क्वेश्चन की। ध्यान दीजिएगा, आपका जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन कि क्षार धातुओं को किस वर्ग में रखा जाता है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जब हम लोग क्षार धातु की बात करते हैं तो इसी को हम लोग एल्केली मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केली मेटल कहते हैं। और हमारे आवर्त सारणी का जो वर्ग 1 का तत्व होता है उसी को क्या बोला जाता है? तो आप कहते हैं क्षार धातु बोला जाता है। तो जो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि क्षार धातुओं को किस वर्ग में रखा जाता है, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी इसको आवर्त सारणी के वर्ग 1 में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? वर्ग 1 में रखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि क्षारीय मृदा धातु को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा जाता है तो आप सभी यहाँ पे स्टार मार्क दे करके लिख लेंगे। क्या लिखेंगे कि क्षारीय मृदा धातु को आवर्त सारणी के वर्ग 2 में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? आवर्त सारणी के वर्ग 2 में रखा जाता है। और इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? एल्केलिन अर्थ मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केलिन अर्थ मेटल कहते हैं। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि क्षारीय मृदा धातु को हम लोग क्या कहते हैं सर? पार्थिव धातु के रूप में भी जानते हैं। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से पार्थिव मृदा धातु है, तो आप क्या कहेंगे कि जो वर्ग 2 के तत्व हैं वे पार्थिव मृदा धातु भी कहलाते हैं। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एल्केली मेटल किस वर्ग में रखा जाएगा, आप कहेंगे कई बार याद किए हैं वर्ग 1 में रखा जाएगा। और एल्केलिन अर्थ मेटल किस वर्ग में रखा जाएगा, आप कहेंगे वर्ग 2 में रखा जाएगा। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था और मेरे ख्याल से इसमें किसी को परेशानी नहीं हुई होगी। नेक्स्ट दूसरे नंबर में आपसे पूछा गया कि फ्लोएम का कार्य क्या होता है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अगर हम लोग बात करें प्लांट के संवहन ऊतक की, अगर हम लोग बात करें प्लांट के संवहन ऊतक यानी कि वैस्कुलर टिश्यू की, तो हम लोग किसका नाम लेते हैं? तो आप कहते हैं गुरुजी जाइलम और फ्लोएम का नाम लेते हैं। जहाँ पे जाइलम क्या करता है तो आप कहते हैं कि गुरुजी ये जल का संवहन करता है, यानी कि पौधे के हर एक भाग में जल को कौन पहुँचाता है? आप कहते हैं जाइलम। तो मेरे मित्र आपसे पूछा ये गया था कि फ्लोएम का कार्य क्या होता है, तो आप सभी कहेंगे गुरुजी आप ही ने तो बताया है कि फ्लोएम जो है वो पौधे के हर एक भाग में भोजन और हार्मोन का संवहन करता है। तो यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि फ्लोएम का कार्य क्या होता है, तो आप सभी सीधे रूप में लिख सकते हैं कि पौधे में भोजन एवं हार्मोन का संवहन करना, भोजन एवं हार्मोन का संवहन करना। ये भी आपका कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि यदि 100 ओम के तार को एक वृत्त में मोड़ा जाता है तो व्यास के सिरों पर समतुल प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आगे के सभी शिफ्ट के लिए और ये कहीं ना कहीं आपको परेशान किया होगा। थोड़ा सा इसमें आपको टाइम लग जाएगा सोचने में, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन करा जा रहा है कि यदि 100 ओम के तार को एक वृत्त में मोड़ा जाता है तो व्यास के सिरे पर समतुल प्रतिरोध क्या होगा, ये चीज़ आपको बताना है। मेरे मित्र अगर मैं आपसे बोलूं कि ये हमारा AB कोई तार है, ये हमारा क्या है? AB कोई तार है और इसका जो प्रतिरोध है वो कितना है? 100 ओम है। प्रतिरोध कितना है? 100 ओम है। और मैं कहूं कि इसको 2 बराबर भाग में बांट दो तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जो ये कटा वाला भाग है इसका प्रतिरोध 50 ओम और इसका भी प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 50 ओम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध जो है वो तार के लंबाई के समानुपाती होती है। तो लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लंबाई घटेगी तो प्रतिरोध भी घटेगा। तो अगर इस 100 ओम वाले तार को आप 2 बराबर भाग में बांट देंगे तो सर इसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 50 ओम हो जाएगा दोनों ही टुकड़े का। मेरे मित्र यहाँ पे क्वेश्चन क्या करा जा रहा है कि ये जो आपका 100 ओम वाला तार है इसको मोड़ करके एक वृत्त बना दिया जा रहा है। इसको मोड़ करके क्या कर दिया जा रहा है? तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सर थोड़ा सा फ्रेश में ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में। इसको वृत्त बना दिया जा रहा है।
जो आपका 100 ओम प्रतिरोध का तार है इसको मोड़ करके एक वृत्त बना दिया जा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि व्यास के सिरों पर समतुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। मेरे मित्र यहाँ पे व्यास क्या होगा, तो आप कहेंगे गुरुजी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है यही व्यास कहलाएगा। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस सिरा पर समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। आप झट से क्या कहेंगे कि गुरुजी जब 100 ओम तार के प्रतिरोध वाले कोई तार को मोड़ करके हम वृत्त में बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये जो व्यास है ये इस वृत्त को 2 बराबर भाग में बांट रही है, और जब 2 बराबर भाग में बांट रही है तो जाहिर सी बात है कि जो ये वाला टुकड़ा है इसका प्रतिरोध 50 ओम होगा और इसका प्रतिरोध क्या होगा, 50 ओम होगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी जो ये 50 ओम और 50 ओम वृत्त के रूप में संयोजित है, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। अगर हम लोग इसको कुछ इस तरह से सर डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करें, इस तरह से डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो आप कहेंगे कि गुरुजी ये कुछ इस तरह का डायग्राम फॉलो करेगा, कुछ इस तरह का डायग्राम फॉलो करेगा। आप क्या कहेंगे कि ऊपर भी 50 ओम और नीचे भी 50 ओम। आप क्या कहिएगा कि गुरुजी जब ये इस तरह से डायग्राम फॉलो करेगा तो कहीं ना कहीं ये प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन है। मेरे मित्र बस यही चीज़ आपको समझाना चाह रहे थे कि जब 100 ओम के तार को एक वृत्त में मोड़ा जाएगा तो जो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि व्यास के सिरों पर समतुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे जैसे ही इसको वृत्त में बदलेंगे तो जो 2 बराबर भाग है, व्यास तो 2 वृत्त को बराबर बराबर भाग में डिवाइड कर देगा, तो जो 2 बराबर भाग है तो ये दोनों ही प्रतिरोध जो हैं वो ऑटोमेटिकली समांतर क्रम में संयोजित हो जाएंगे। और जब समांतर क्रम में संयोजित हो जाएगा तो आपसे पूछा जा रहा है कि समतुल्य प्रतिरोध यहाँ पे कितना होगा। आप कहेंगे गुरुजी समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 और रहता तो और जोड़ते। तो आप कहेंगे कि गुरुजी सीधे सीधे इसको ऐसे सॉल्व कर लीजिए ना, 1/50 और 1/50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/50 कैंसिल हो गया, 1/25। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 1/Rp इक्वल टू कितना हो जाएगा चला जी, आप कहेंगे 1/25, तो Rp इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी कि समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 25 ओम हो जाएगा। तो मेरे मित्र आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहिएगा 25 ओम। क्वेश्चन थोड़ा सा जटिल था लैंग्वेज को लेकर के, लेकिन सॉल्व करेंगे और एक बार इसको आसानी से समझने का कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई होगी। बहरहाल अगर आपसे ये क्वेश्चन छूट भी जाता है तो सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1 आध 2 क्वेश्चन मिस हो सकता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आगे के शिफ्ट में इस तरह के क्वेश्चन मिले तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि विभवांतर आपका 5 वोल्ट है, विद्युत धारा जो है वो 5 mA है, तो प्रतिरोध क्या होगा। बहुत सारे मित्र यहाँ पे इस क्वेश्चन को गलत किए और मैंने आपको बताया है कि जो विद्युत धारा होती है उसका छोटा मात्रक मिली एम्पियर भी होता है। तो बहुत सारे मित्रों ने यहाँ पे क्या दिमाग लगाया है कि गुरुजी V इक्वल टू तो IR होती है, बिल्कुल होती है, चला जी R इक्वल टू V/I हो जाएगा। और आपने क्या करा है, 5 को 5 से डिवाइड कर दिया है, प्रतिरोध 1 ओम आ गया। आप गलत करके आए मेरे मित्र। यहाँ पे जो मिली एम्पियर की बात की जा रही है ना, ये क्या है, तो विद्युत धारा का छोटा यूनिट है। और आप सबों को यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि 1 मिली एम्पियर कितना के बराबर होती है, तो सर 1 मिली एम्पियर जो है वो 1/1000 एम्पियर के बराबर होती है। या इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, तो गुरुजी 1 मिली एम्पियर जो है, ये जो 1000 है ये 10⁻³ है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या कहेंगे 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। यानी कि 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर के बराबर होती है। तो मेरे मित्र यहाँ पे जो आपका 5 मिली एम्पियर है ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे गुरुजी ये 5 × 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा। और अब हम लोग क्या करेंगे, तो सर अब हम लोग अगर फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो R इक्वल टू क्या होता है V/I। तो हम लोग क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे जो V है हमारा वो 5 वोल्ट है और साथ ही I जो है वो 5 × 10⁻³ है। तो चला जी इसको अगर हम लोग यहाँ पे 5 × 10⁻³ लिख दे तो आप कहेंगे ये 5 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये 10⁻³ क्या है, नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे गुरुजी ऊपर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि जो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि विभवांतर 5 वोल्ट और विद्युत धारा 5 मिली एम्पियर है, तो प्रतिरोध कितना होगा, तो आप सभी ध्यान में रख लेंगे, प्रतिरोध जो है वो 10⁻³ ओम हो जाएगा।
प्रतिरोध कितना हो जाएगा 10⁻³ ओम हो जाएगा। बस आपको इसको सॉल्व करना था और आसानी से आ जाएगा। की पॉइंट ये है कि आप सभी ध्यान में रखेंगे कि विद्युत धारा का छोटा मात्रक मिली एम्पियर होता है और 1 मिली एम्पियर 1/1000वां एम्पियर के बराबर होता है, या हम कह सकते हैं 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, यदि सोडियम की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल के साथ कराया जाए तो कौन सी गैस निकलेगी। ये क्वेश्चन भी आपको परेशान किया होगा क्योंकि अमूमन इस क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस नहीं करा था। बात भाई क्लियर है, जो चीज़ हमने पढ़ाया उसको बेहिचक कहेंगे हमने पढ़ाया, जो नहीं पढ़ाया झूठ नहीं बोलेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपको कहीं ना कहीं परेशान किया होगा, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है सर। बस आप यहाँ पे ये ध्यान में रखेंगे कि अगर सोडियम की अभिक्रिया यानी कि Na की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल C2H5OH से कराई जाएगी तो क्या बनेगा। तो आप सभी ध्यान में रखना कि C2H5Na बनेगा और साथ ही क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो इसका ऑप्शन सही से, हाँ ऑप्शन सही से हमको नहीं मिला था, लेकिन कौन सी गैस निकलेगी तो आप सीधे कहेंगे हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो ये रिएक्शन आप अपने माइंड में रखेंगे सर, आगे के शिफ्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो मैं यहाँ पे भी VVI लिख देता हूँ, जितने भी बच्चों का अगले शिफ्ट में एग्जाम है वो इस चीज़ को अपने माइंड में जरूर रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन कि प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है। बहुत सारे मित्र यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि उनको तो मालूम है ओम्स लॉ सीधे सीधे याद रहता है कि गुरुजी V तो हम लोग IR पढ़ते हैं और R हम लोग V/I कह देते हैं। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग ये भी कह देते हैं कि गुरुजी प्रतिरोध जो है वो विद्युत धारा पे निर्भर करती है या प्रतिरोध विद्युत धारा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये वाला कंसेप्ट हम लोग के माइंड में सेट रहता है। लेकिन मेरे मित्र ये जो आपका R = V/I है, ये R यहाँ पे ओम के नियम का नियतांक है। R क्या है, ओम के नियम का नियतांक है। लेकिन व्हेन यू डिस्कस अबाउट रेसिस्टेंस, देन रेसिस्टेंस इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवरी कंडक्टिंग सब्सटेंसेस। जब आप पार्टिकुलरली व्यक्तिगत रूप से प्रतिरोध की बात करते हो तो क्या कहते हो कि गुरुजी प्रतिरोध जो है वो किसी भी चालक तार का अपना एक गुण होता है जो उससे होकर प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करता है। और आपको मैंने कई बार गला फाड़ फाड़ के पढ़ाया है कि प्रतिरोध जो है वो तापमान पर डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, तापमान पे डिपेंड करती है, तार के लंबाई पे डिपेंड करती है, तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर डिपेंड करती है, चालक तार के प्रकृति पर डिपेंड करती है। तो आपसे क्वेश्चन ये करा जा रहा था कि प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है। कहीं पे भी मैंने आपको ये पढ़ाया है कि प्रतिरोध विद्युत धारा पे निर्भर करता है, कहीं पे पढ़ाया है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं पढ़ाया है सर। तो मेरे मित्र आपका ऑप्शन था कि लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता है, करंट पर निर्भर नहीं करता है। तो आप बताओ कि सही आंसर क्या होगा। आप कहेंगे गुरुजी जब आप ये कह रहे हो कि प्रतिरोध चालक तार के लंबाई पर, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर, टेम्परेचर पर, चालक तार के प्रकृति पर, इन सबों पे डिपेंड करता है, तो जाहिर सी बात है कि प्रतिरोध जो है वो विद्युत धारा पे डिपेंड नहीं करता है। तो जो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे विद्युत धारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्युत धारा हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप अपने माइंड में रखिएगा। और सर कंफ्यूज करने का यहाँ पे तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ मैंने आपको कई बार बताया है। आइए इस तरह के कुछ और भी क्वेश्चन हैं उसको भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप सभी स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा गया था? बच्चों ने एग्जैक्टली लैंग्वेज तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने बताया कि गुरुजी एक क्वेश्चन में अपवर्तनांक 1.5 था और माध्यम में प्रकाश की चाल पूछा जा रहा था। मेरे मित्र बताइए ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। इससे पीछे के सेशन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले लेक्चर में मैंने आपको पूरी तरह से अपवर्तनांक बताया है, सापेक्ष अपवर्तनांक बताया है, निरपेक्ष अपवर्तनांक बताया है। और मेरे मित्र मैंने आपको ये बताया है कि जब भी कहीं पे सीधे अपवर्तनांक दिया हुआ रहे और माध्यम में प्रकाश की चाल पूछा जाए तो आप समझ जाना कि यहाँ पे निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात की जा रही है। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी जब हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि गुरुजी अपवर्तनांक को तो हम लोग म्यू से या एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करते हैं तो हम लोग सीधे फॉर्मूला क्या लेते हैं, C/V लेते हैं। C क्या है, तो आप कहते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल। C क्या है, आप कहते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल।
जबकि v क्या है, तो माध्यम में प्रकाश की चाल। चला जी, आपको क्या निकालना है, माध्यम में प्रकाश की चाल निकालना। क्या निकालना है, माध्यम में प्रकाश की चाल निकालना। तो भाई मेरे, जब आपके क्वेश्चन में अपवर्तनांक 1.5 दिया हुआ है तो आप ये ना कह सकते हैं कि गुरुजी 1.5 इक्वल टू हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होगी, तो आप कहेंगे गुरुजी निर्वात में प्रकाश की चाल तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। जबकि आपको क्या निकालना है, तो सर माध्यम में प्रकाश की चाल यानी कि v निकालना है। आप क्या कहिएगा कि गुरुजी अगर यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1.5v इक्वल टू 3 × 10⁸, या हम लोग v इक्वल टू क्या कह सकते हैं, तो आप कहेंगे कि गुरुजी v इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 × 10⁸ 1.5, 1.5 दूना 3, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितना आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मेरे मित्र, अगर आपको फार्मूला याद है तो इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधे भी कर सकते हैं कि गुरुजी 3 को 1.5 से डिवाइड कर देते, हमारा आंसर आ जाता। और ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन भी मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले लेक्चर में बताया है, जिसमें मैंने अपवर्तनांक बताया था। उसमें आपको बताया था कि आपके एग्जाम में सापेक्ष अपवर्तनांक करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया है। क्या क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण दो माध्यम ए और बी से क्रमशः 2 × 10⁸ और 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की चाल से गुजरती है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक क्या होगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी आपने बताया है, क्या बताए हैं चेला, कि अगर प्रकाश की किरणें दो माध्यम में जाती है, यानी कि पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में इंटर करती है। मान लीजिए कि ये आपका मीडियम ए है और ये मीडियम बी है, तो यहाँ पे अगर ये कोई प्रकाश की किरण है तो ये माध्यम ए से आ रही है सर, किस में जाएगी, तो आप कहेंगे सर पहले तो यहाँ पे अभिलंब खींच लीजिए, नॉर्मल खींच लीजिए, ये किस में जाएगी, आप कहेंगे बी में, तो सर बी में गई है। तो आपसे क्वेश्चन ये करा जा रहा है कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सर ये पूरा हो जा रहा है ऑप्टिकल सेंटर, थोड़ा सा इसको हम लोग क्या करते हैं, या तो आगे बढ़ा देते हैं या फिर अभिलंब की ओर मोड़ देते हैं, बस समझने के लिए। ध्यान देंगे, क्वेश्चन करा जा रहा है कि प्रकाश की किरण दो माध्यम, एक माध्यम ए दूसरा माध्यम बी में क्रमशः 2 × 10⁸ और 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की चाल से गुजरती है। यानी कि माध्यम ए में प्रकाश की चाल कितनी है, तो सर क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। माध्यम बी में सर, तो माध्यम बी में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक क्या होगा। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी आपने बताया है कि प्रकाश जिस माध्यम में घुसती है उसका अपवर्तनांक निकलता है, तो यहाँ पे प्रकाश ए से आ रही है लेकिन बी में तो जा रही है, तो सर अपवर्तनांक किसका निकलेगा, बी का निकलेगा। किसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष। तो मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी आपने बताया है कि सापेक्ष अपवर्तनांक को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो अपवर्तनांक का सिंबल क्या होगा, आप कहिएगा सर न्यू होगा। और क्या कहिएगा कि यहाँ पे हमको तो माध्यम बी का अपवर्तनांक निकालना है, तो यहाँ पे माध्यम बी लिखाएगा, किसके सापेक्ष निकालना है, तो ए के सापेक्ष निकालना है। यानी कि आपका जो माध्यम ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक होगा उसको आप कैसे लिखेंगे, न्यू या NBA लिखेंगे। क्या लिखेंगे, NBA लिखेंगे। और आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि गुरुजी जो फॉर्मूला होगा उस इसके लिए क्या होगा, तो आप कहिएगा फॉर्मूला होगा माध्यम ए में प्रकाश की चाल, माध्यम ए में प्रकाश की चाल, माध्यम ए में प्रकाश की चाल बटा माध्यम बी में प्रकाश की चाल, बटा माध्यम बी में प्रकाश की चाल। चला जी ये बताइए कि माध्यम ए में प्रकाश की चाल कितनी है। आप कहिएगा कि गुरुजी आपने यहाँ पे लिखा है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और माध्यम बी में प्रकाश की चाल कितनी है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और जब आप 2 को 2.25 से डिवाइड कीजिएगा तो 0.88 के समथिंग आएगा। यानी कि आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि प्रकाश की किरण दो माध्यम ए और बी से क्रमशः 2 × 10⁸ और 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की चाल से गुजरती है, तो ए के सापेक्ष माध्यम बी का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। आप कहेंगे 0.88। क्या कहेंगे, 0.88।
तो चला जी ये क्वेश्चन आपके लिए VVI है, आगे की शिफ्ट के लिए आप लोग इसको जरूर सीख के जाइएगा, नहीं तो परेशानी का कारण बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि Fe2O3 प्लस 2Al जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है तब ये 2Fe प्लस Al2O3 बनाता है। तो आपसे ये पूछा गया था कि यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपसे ये करा जा रहा है कि जब फेरिक ऑक्साइड की अभिक्रिया एल्युमिनियम के साथ कराई जाती है तो आपका क्या बनता है सर, तो लोहा अलग हो जाता है और साथ ही साथ Al2O3 बनता है। यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि इस अभिक्रिया में किस पदार्थ का ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। बताइए, ना सॉल्व होगा। एग्जाम स्टार्ट होने से एक दिन पहले मैंने आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का वीडियो दिया था और वहाँ पे मैंने इस चीज़ को अच्छे से क्लियर करा था एग्जाम्पल के साथ। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी आपने बताया था कि अगर किसी के साथ ऑक्सीजन ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन होगा और किसी से अगर हाइड्रोजन हटता है तो क्या होगा, आप कहेंगे सर ऑक्सीडेशन होगा। और जब बात रिडक्शन की करते तो क्या कहते हैं कि गुरुजी रिडक्शन प्रक्रिया में क्या होता है, ऑक्सीजन हटता है जबकि हाइड्रोजन जुड़ता है। ध्यान देंगे कि यहाँ पे Fe2O3 जब एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट कर रहा है तो आपका Fe बन रहा है और साथ ही साथ Al2O3 बन रहा है। मतलब Fe2O3 से ऑक्सीजन निकल जा रहा है। Fe2O3 से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल जा रहा है। तो जब Fe2O3 से ऑक्सीजन निकल जा रहा है तो Fe2O3 का क्या हो रहा है, आप कहेंगे अपचयन हो रहा है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है। तो जो यहाँ पे क्वेश्चन करा गया था कि किसका रिडक्शन हो रहा है तो आप कहेंगे Fe2O3 का रिडक्शन हो रहा है। काहे, तो इससे ऑक्सीजन निकल जा रहा है और ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ रहा है, एल्युमिनियम के साथ, तब जाके ये क्या बना ले रहा है, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। मतलब एल्युमिनियम का क्या हो रहा है, आप कहेंगे एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला वीडियो देख के गया होगा तो मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि उस धारा का नाम क्या होगा जो चुंबकीय क्षेत्र से प्रेरित होती है। मेरे मित्र, चुंबकीय क्षेत्र से जो प्रेरित धारा होती है उसी को क्या बोला जाता है, तो सर शुद्ध रूप से प्रेरित धारा, इंड्यूस्ड करंट बोला जाता है। तो सीधे सीधे आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे प्रेरित धारा, या फिर इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, इंग्लिश में हम लोग इंड्यूस्ड करंट कहेंगे। क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड करंट कहेंगे। तो ये आपके ऑप्शन में जरूर रहा होगा। नेक्स्ट बड़ा ही हलवा सा क्वेश्चन कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है। बताइए, ना बनेगा, आप तो सूत उठ के भी बना लेंगे, ऐसे ऐसे करते हुए जाएंगे। हाँ बोलो, क्या पूछ रहा है, धातु ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है। अरे भाई ये तो क्षारीय होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। अच्छा चेला जी, अगर पूछ लिया जाता क्वेश्चन कि अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अधातु के ऑक्साइड की नेचर कैसी होती है, आप कहते हैं अम्लीय होता है। आइए इस तरह के और भी कुछ क्वेश्चन हैं उसको भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप सभी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 12, क्या पूछा गया कि अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखा जाए तो प्रतिबिंब समान आकार का उल्टा बनेगा। मेरे मित्र, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अवतल दर्पण में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्थिति ऐसी है और वो स्थिति वक्रता केंद्र है। अगर वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा, आप कहेंगे समान आकार का होगा परंतु उल्टा होगा और साथ ही साथ क्या होगा, वास्तविक होगा। तो सीधा सीधा डिट्टो क्वेश्चन पूछा गया और आप सभी को यहाँ पे कोई लाग लपेटा मन में नहीं आना चाहिए। आप सभी क्या कहेंगे कि अवतल दर्पण में अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा यानी कि C पर रखा जाएगा तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा, समान आकार का होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे मित्र, ये क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है। 17 अगस्त के शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूलैंड तालिका का पहला एवं अंतिम तत्व कौन सा है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी न्यूलैंड तालिका का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है और जो लास्ट एलिमेंट है वो क्या है आपका, आप कहेंगे थोरियम है। तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि फूल के किस भाग में जनन कोशिका होती है यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं। आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी अगर हम लोग फूल के जनन कोशिका की बात करते हैं हम सभी कहते हैं कि फूल में जो प्रजनन भाग होता है उसमें एक ये होता है और दूसरा आपका ये होता है। इसको आप क्या कहते हो, आप कहते हैं गुरुजी इसको हम लोग पुंकेसर कहते हैं, जिसमें क्या रहता है, तो आप कहते हो सर मेल पार्ट होता है ये फ्लावर का
और ये वाला जो पार्ट है इसको आप क्या कहते हो, स्त्री केसर, जिसको कार्पेल या पिस्टिल बोला जाता है। और ये क्या होता है, तो आप कहते हैं सर ये पूरा संरचना जो है वो फूल का मादा प्रजनन भाग होता है, यानी कि फीमेल वाला हिस्सा होता है। तो जाहिर सी बात है कि जो फूल का रिप्रोडक्टिव सेल होगा वो कहाँ पे मिलेगा, तो आप कहेंगे कि गुरुजी मेल और फीमेल पार्ट में मिलेगा। मेल पार्ट को आप क्या बोल रहे हो, तो आप कह रहे हो पुंकेसर, फीमेल पार्ट को क्या बोल रहे हो, स्त्री केसर। तो जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि फूल के किस भाग में जनन कोशिका होती है, तो आप कहेंगे कि गुरुजी स्त्री केसर यानी कि कार्पेल या पिस्टिल, और साथ ही साथ जो पुंकेसर होता है जिसको हम लोग एस्टेमेन कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एस्टेमेन कहते हैं, इसमें क्या होता है, तो फूल के जनन कोशिका पाए जाते हैं। ध्यान में रखेंगे कि ये जो आपका संरचना है जिसमें आप इस तरह के डॉटेड स्ट्रक्चर को देखते हैं, इसको क्या बोला जाता है, तो आप सभी ध्यान में रखना, इसको परागकोश बोला जाता है। क्या बोला जाता है, परागकोश, जिसमें क्या रहता है, परागकण रहता है। क्या रहता है सर, परागकण रहता है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे कि यही परागकोश से निकला हुआ परागकण जब स्त्री केसर के इस वर्तिकाग्र पे पड़ता है तो सर ये कहाँ पहुँच जाता है, तो सर ओवरी में पहुँच जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, निषेचन की प्रक्रिया होती है, और फिर क्या होता है, तो सर जो नए पुष्प होते हैं या फिर जो नए पौधे होते हैं वो उससे तैयार होते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि स्टेटमेंट था सर क्वेश्चन में, और क्वेश्चन बड़ा ही सरल कि अमाशय में HCl होता है। भाई मेरे आप सभी को मालूम है कि आपका जो स्टमक है, अमाशय है, उसमें कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और साथ ही दूसरा स्टेटमेंट था कि अमाशय में HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है। और आपको बताना था कि दोनों में से क्या सही है या गलत है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी स्टेटमेंट ए तो बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट ए बिल्कुल सही है, जबकि यहाँ पे जो अमाशय में HNO3 होता है ये लिखा है ये गलत है। क्यों, क्योंकि अमाशय में नाइट्रिक एसिड नहीं होता है, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि यदि किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने 2f1 पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा। बहुत सारे मित्र यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे कि गुरुजी ये क्वेश्चन कैसे टैकल होगा, तो मेरे मित्र आसानी से टैकल हो जाएगा। जैसे समतल दर्पण के लिए अगर आवर्धन की बात करते तो आप सभी क्या कहते हो, आप कहते हो गुरुजी समतल दर्पण के द्वारा जब भी प्रतिबिंब बनाया जाता है वो वस्तु के आकार के बराबर का होता है। और हम सबों को मालूम है कि आवर्धन के लिए फॉर्मूला हम लोग HI/HO लेते हैं, यानी कि हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो जरा सा आप हमको ये बता दो कि समतल दर्पण में जब आपका प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के आकार के बराबर का होता है तो आप आवर्धन कितना लेते हो, आप कहते हो गुरुजी 1 लेते हैं। क्यों, क्योंकि आप कहेंगे कि हाइट ऑफ इमेज भी वही होगा जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। तो वैल्यू कुछ भी रहे, अगर दोनों सेम है तो कट के कितना आएगा, आप कहिएगा 1। कट के कितना आएगा, आप कहिएगा 1। किसके लिए, तो आप कहते हैं सर समतल दर्पण के लिए। अच्छा, समतल दर्पण के लिए क्यों कह रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि सर समतल दर्पण में जो वस्तु का आकार होता है, समतल दर्पण में जो वस्तु का आकार होता है वो किसके बराबर होता है, प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। यानी कि वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों बराबर होता है, तब आप कह रहे हो कि आवर्धन 1 होता है। क्वेश्चन यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि यदि किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने 2f1 पर रखा जाए, चला जी उत्तल लेंस के सामने 2f1 पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, 2f2 पे बनेगा। प्रतिबिंब आकार और वस्तु आकार क्या होगा, आप कहेंगे बराबर होगा। उत्तल लेंस में अगर आप वस्तु को 2f1 पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, प्रतिबिंब जो है, इमेज जो है वो 2f2 पर बनेगा। और क्या होगा, तो सर जो प्रतिबिंब का आकार होगा, यानी कि आप कह सकते हो कि जो हाइट ऑफ इमेज होगा वो किसके बराबर होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होगा। तो चला जी यहाँ पे भी प्रतिबिंब आकार और वस्तु आकार क्या है, बराबर है। तो अगर फॉर्मूला हम लोग m=HI/HO लेंगे तो आप कहेंगे गुरुजी जब वैल्यू बराबर है तो कट के तो 1 आएगा। तो हम लोग यहाँ पे m= क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। सवाल ये है कि पॉजिटिव साइन लगाएं, निगेटिव साइन लगाएं। तो मेरे मित्र मैंने आपको कई बार बताया कि ऐसे हम लोग लेंस के लिए जो आवर्धन लिखते हैं उसके लिए सिर्फ फॉर्मूला v/u लिख देते हैं। वहाँ पे फॉर्मूला में हम लोग माइनस साइन इंडिकेट नहीं करते हैं, लेकिन चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार हम लोग ये कहते हैं कि अगर प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो वो उल्टा होगा, और अगर उल्टा होगा तो वहाँ पे माइनस साइन लगेगा।
और अगर प्रतिबिंब हमारा काल्पनिक बन रहा है तो प्रतिबिंब सीधा होगा और वहां पे क्या होगा, तो सर माइनस साइन नहीं लगेगा। जब आप ये कह रहे हैं कि गुरुजी उत्तल लेंस में वस्तु को 2f1 पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब 2f2 पे बनेगा, तो आप सबों को मालूम है कि उत्तल लेंस के द्वारा क्या किया जाएगा, आप कहेंगे सर वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाया जाएगा और 2f1 पे रखेंगे तो 2f2 पे जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक और उल्टा होगा। बस नेचर ये होगा कि प्रतिबिंब आकार और वस्तु आकार क्या होगा, आप कहेंगे बराबर होगा। तो आवर्धन तो हमारा सर एक हो जाएगा, लेकिन प्रतिबिंब हमारा क्या है, वास्तविक और उल्टा है। तो इस चीज को बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे -1 लगा देंगे। तो क्वेश्चन बड़ा ही सरल सा था, अगर आपने अच्छे से पढ़ा था तो इसको बनाने में आपको कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। यानी कि आपसे जो क्वेश्चन करा गया, यदि किसी वस्तु को उत्तल लेंस के सामने 2f1 पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा, आप कहेंगे सर आवर्धन जो है वो -1 हो जाएगा। काहे हो जाएगा, तो सर माइनस साइन ये बता रहा है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है, और साथ ही आवर्धन 1 इसलिए होगा क्योंकि 2f1 पर वस्तु रखा जाएगा, प्रतिबिंब 2f2 पर बनेगा, प्रतिबिंब आकार और वस्तु आकार बराबर होगा। आइए इस तरह के और भी क्वेश्चन हैं उसको भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप सभी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 17, क्या पूछा गया कि -20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले दर्पण की फोकल लंबाई क्या होगी। बताइए ये क्वेश्चन आपसे न बनेगा, आसानी से बनेगा। आप नहीं भी जानते हैं तो भी क्या कहेंगे कि गुरुजी F = R/2 होता है। और सही आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई लाग लपेटा लगाने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि उत्तल लेंस की शक्ति 5D तथा अवतल लेंस की शक्ति -3D है, तो संयुक्त लेंस की फोकल लंबाई क्या होगी। मेरे मित्र ये क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा सा परेशान किया होगा, जबकि मैंने आपको किसी सेशन में ये बताया है कि जब दो लेंस को आपस में जोड़ते हैं तब जो उसका शक्ति होता है वो भी क्या होता है, आपस में जुड़ जाता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो संयुक्त लेंस की शक्ति बोलते हैं। जैसे यहाँ पे उत्तल लेंस की शक्ति 5D दिया हुआ है, तो हम लोग उत्तल लेंस की शक्ति को P1 मान लेते हैं, और अवतल लेंस की शक्ति -3D दिया हुआ है, इसके शक्ति को हम लोग क्या करते हैं, P2 मान लेते हैं। आपसे क्या क्वेश्चन करा जा रहा है कि संयुक्त लेंस की फोकल लंबाई क्या होगी, यानी कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको अगर जोड़ दिया जाए तो जोड़ने से जो संयुक्त लेंस बनेगा उसकी फोकल लंबाई क्या होगी, ये चीज़ आपको बताना है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी हम सबों को ये चीज़ मालूम है कि जो लेंस की शक्ति होती है वो फोकल लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लेंस की जो शक्ति होती है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ध्यान में रखिए, ये भी एक क्वेश्चन है आपका, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लेंस की शक्ति डैश, तो आप कहेंगे फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मेरे मित्र जब आप P = 1/f कह रहे हो तो क्या आप PF = 1 कह सकते हो, आप कहेंगे बिल्कुल। F = आप क्या कह सकते हो, 1/P कह सकते हो। तो मेरे मित्र यही दोनों फार्मूला से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आंसर ला सकते हो। पहले आपको क्या निकालना होगा, पहले निकालना होगा संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी, संयुक्त लेंस की क्षमता यानी कि संयुक्त लेंस की शक्ति। तो यहाँ पे आप सभी ध्यान में रखेंगे कि संयुक्त लेंस की जो शक्ति होगी यानी कि जो P होगा वो क्या होगा, P1 + P2 होगा। ध्यान दीजिएगा P1 कितना है, 5D है, और प्लस यहाँ पे P2 कितना है, -3D। तो लीजिए -3D सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप कहिएगा प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 2D। कितना हो जाएगा, 2D। मेरे मित्र जो आपका संयुक्त लेंस है उसकी शक्ति कितनी आ गई, आप कहेंगे 2D। आपको क्या बताना है, संयुक्त लेंस की फोकल लंबाई बताना है। क्या कहिएगा, F = गुरुजी आपने बताया, F = आपने बताया 1/P। तो हम लोग यहाँ पे F = क्या लिखेंगे, आप कहेंगे कि गुरुजी F = हमारा हो जाएगा 1/P, तो 1/2D, 1/2D। ध्यान दीजिएगा, अगर मीटर में होगा तो 0.5 मीटर आपका ऑप्शन होगा, सेंटीमीटर में होगा तो 50 सेंटीमीटर आपका ऑप्शन होगा। दोनों में से जो रहा होगा उसको आप टिक कर लेंगे, आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन कि प्रतिरोध डैश के समानुपाती होती है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L, यानी कि प्रतिरोध जो है वो तार के लंबाई के समानुपाती होती है। कई बार मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20 था, जिसमें एक उत्तल दर्पण का डायग्राम दिया हुआ था। उत्तल दर्पण का डायग्राम दिया हुआ था इस तरह से, और आपको बताना था कि यहाँ पे परावर्तन कोण क्या होगा। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी डायग्राम से साफ पता चल रहा है कि उत्तल दर्पण में प्रकाश की किरण जो है वो वक्रता केंद्र के अनुदिश जा रही है।
और हमको मालूम है कि गोलीय दर्पण में चाहे अवतल हो या उत्तल, कोई भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र के अनुदिश जाएगी तो वो दर्पण पे क्या होगा, अभिलंब हो जाएगा। और इस स्थिति में आपतन कोण भी 0 होगा, परावर्तन कोण भी 0 होगा। तो मेरे मित्र, इस डायग्राम को आप देखने के साथ ही ये कह देते हैं कि यहाँ पे परावर्तन कोण का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। और हमेशा ध्यान में रखना है कि हमारा दर्पण उत्तल हो या फिर अवतल हो, अगर कोई भी प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र के अनुदिश जा रही है तो वो क्या होगा, दर्पण पे अभिलंब होगा, और इस केस में आपतन और परावर्तन कोण 0 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कौन सा जीव स्लाइडन और स्वान के कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। तो पहला चीज़ तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई, तो आप कहेंगे स्लाइडन और स्वान नामक वैज्ञानिक के द्वारा दी गई। और आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी आपने कई बार बताया है कि कोशिका सिद्धांत का पालन सिर्फ और सिर्फ एक जीव नहीं करता है, और वो जीव आपका कौन सा है, तो सर वो है विषाणु। कौन है सर, विषाणु, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वायरस कहते हैं। आइए इस तरह के कुछ और भी क्वेश्चन हैं उसको भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप सभी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 22, क्या पूछा गया कि जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तब ये 2H2O प्लस MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेता है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ठीक से बच्चों ने नहीं बताया, लेकिन अगर आप इस रिएक्शन को देखेंगे तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी रिएक्शन जो है वो MgOH2 और HCl के बीच हो रही है। तो जो आपका MgOH2 है ये क्या है, आप कहिएगा कि गुरुजी ये तो बेस है। क्या है, तो सर इसमें OH है, और जो भी कोई सब्सटेंस पानी में घुलने पर OH माइनस आयन देता है वो क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। ये MgOH2 बेस है, जबकि HCl क्या है, आप कहेंगे एसिड। तो जरा सा आप हमको बताओ कि अगर अभिक्रिया एसिड और बेस के बीच हो तो क्या बनेगा, आप कहेंगे सॉल्ट और वाटर बनेगा, और अभिक्रिया क्या कहलाएगा, आप कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि उदासीन अभिक्रिया कहलाएगा, या उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा था सर, इसमें कोई लाग लपेटा नहीं था। और ध्यान में रखेंगे कि जब भी आपको किस प्रकार की अभिक्रिया है ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जाए तो पहले आपका ध्यान कहाँ पे जाना चाहिए, रिएक्टेंट पे जाना चाहिए कि रिएक्टेंट हमारा कैसा है। यहाँ पे भी हमने कैसे पकड़ा, तो सर रिएक्टेंट एक बेस है और एक एसिड है, तो जाहिर सी बात है अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, आप कहेंगे सर एसिड और बेस के बीच में होगा, और क्या कहलाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके लिए VVI है, और ये चीज़ भी हमारे वीडियो के किसी माध्यम से YouTube पे नहीं बताया गया था, हाँ पेड कोर्स में बताया गया था। क्वेश्चन आपसे ये करा जा रहा है कि जब आपतित किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो विचलन कोण इनमें से किसके द्वारा बनता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि विचलन कोण को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। मेरे मित्र आप सभी के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी ये विचलन कोण बनता कैसे है। तो भाई मेरे आप सभी ध्यान में रखना कि ये अगर आपका क्या है, एक प्रिज्म है, ये आपका क्या है, प्रिज्म है, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे अगर ये कोई प्रकाश की किरण जा रही है तो जाहिर सी बात है ये क्या हो जाएगा, आप कहेंगे आपतित किरण हो जाएगा। जैसे ही जाएगी तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये अपवर्तित भी होगा। ये क्या होगा, अपवर्तित भी होगा। तो ये जैसे ही प्रिज्म में घुसा तो ये वाला किरण क्या हो जाएगा आपका, आप कहेंगे अपवर्तित किरण हो जाएगा। ध्यान देंगे, ये फिर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर निकल भी जाएगा, तो ये किरण क्या हो जाएगा आपका, निर्गत किरण हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कि जो प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद प्रिज्म से बाहर आ जाती है उसको क्या कहते हैं, निर्गत किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्गत किरण कहते हैं। ये वाला किरण क्या होगा, आप याद रखेंगे आपतित किरण कहलाएगा। चला जी ध्यान में रखिएगा कि अगर हम आपतित किरण को थोड़ा सा इधर बढ़ा लें और ये जो निर्गत किरण है इसको थोड़ा हम इधर बढ़ा लें तो जो एंगल यहाँ पे बन रहा है यही आपका एंगल क्या है, तो यही एंगल आपका विचलन कोण है, जिसको आप क्या कहते हो, तो गुरुजी इसको हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, जिसको D से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप सभी क्या कहेंगे
कि गुरुजी ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है, विचलन कोण है, ये किससे बन रहा है? तो आपतित किरण और निर्गत किरण से बन रहा है। क्या है? आपतित किरण को आपने इधर आगे बढ़ाया और निर्गत किरण को इधर आपने आगे बढ़ाया, दोनों के कटान बिंदु पे क्या हुआ? कोण बना, और इसको आपने क्या कहा? विचलन कोण कहा। तो आपसे जो क्वेश्चन करा गया कि जब आपतित किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो विचलन कोण इनमें से किसके द्वारा बनता है? तो आप कहेंगे आपतित किरण और निर्गत किरण के द्वारा बनता है। आपतित किरण और निर्गत किरण के द्वारा बनता है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी प्रिज्म का उपयोग हम लोग प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के लिए करते हैं। हम लोग क्या कहते हैं कि जब किसी व्हाइट लाइट को, जब किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में टूट जाता है। कितने रंगों में टूटता है? आप कहते हैं सर 7 रंगों में टूट जाता है। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी सबसे ज्यादा झुकाव जो है वो बैगनी रंग का होता है और सबसे कम झुकाव किसका होता है? तो आप कहते हैं लाल रंग का होता है। तो मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि प्रिज्म में सबसे ज्यादा झुकाव किस रंग का होता है, तो आप याद रखेंगे बैगनी रंग का होता है। और प्रिज्म में सबसे कम झुकाव किस रंग का होता है, तो आप याद रखेंगे लाल रंग का होता है। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि ये जो यहाँ पे विक्षेपण है ये बेसिकली किस पे डिपेंड करता है? तरंग दैर्ध्य पे डिपेंड करता है। जिस किसी भी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा, जिस किसी भी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा, उसका प्रिज्म से जो झुकाव होगा वो क्या होगा? तो सर आधार की ओर ज्यादा होगा। ध्यान में रखिएगा, ये वाला जो पोर्शन है इसको क्या बोला जाता है? प्रिज्म का आधार बोला जाता है। तो आप कह रहे हैं कि गुरुजी प्रिज्म का जो आधार है इसकी ओर सबसे ज्यादा बैगनी रंग मुड़ता है, तो जाहिर सी बात है कि बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होगा? बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होगा? सबसे कम होगा। बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होगा? सबसे कम होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जिस किसी भी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा उसका प्रिज्म के आधार की ओर झुकाव सबसे ज्यादा होगा। और जो लाल रंग है इसका झुकाव कम होता है, तो जाहिर सी बात है कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होगा। और आप लोग पढ़ते भी हैं कि गुरुजी लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। तो जिस रंग का तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा प्रिज्म में उसका झुकाव कम होगा। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि फ्लेमिंग बाएं हाथ के नियम में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। बताइए ना बताए हैं? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम आप क्या कहते हैं कि गुरुजी अगर हम लोग अपने बाएं हाथ के 3 उंगली को, ये जो हमारा थंब है, साथ ही साथ जो हमारा ये तर्जनी है और साथ ही साथ जो हमारा ये मध्यमा है, इसको कुछ इस तरह से अरेंज करते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो हमारा मध्यमा है, अगर इस इधर से विद्युत धारा जा रही है तो जो हमारा तर्जनी है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताता है, जबकि ये जो थंब है ऊपर की ओर ये बल की दिशा को बताता है। तो जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि फ्लेमिंग बाएं हाथ के नियम में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, तो आप कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तर्जनी के द्वारा बताई जाएगी। ध्यान में रखिएगा कि तर्जनी को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडेक्स फिंगर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडेक्स फिंगर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि प्रेरित विभवांतर का यूनिट क्या होता है? मेरे मित्र विभवांतर आपका कोई भी हो, सीधा सीधा विभवांतर पूछे या प्रेरित विभवांतर पूछे, यूनिट क्या होगा? तो वोल्ट ही होगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए इस तरह के कुछ और भी क्वेश्चन हैं उसको भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप सभी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, क्या पूछा गया कि जब जिंक ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तब ये जिंक और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और यहाँ भी आपसे ये पूछा गया ये अभिक्रिया का कौन सा प्रकार है, यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ये चीज़ आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, आप सभी यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि गुरुजी यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो फोकस कहाँ करना होगा चेला? रिएक्टेंट, अभिकारक पे। ध्यान से देखो कि जिंक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच अभिक्रिया हो रही है और प्रतिफल क्या बन रहा है? जिंक बन रहा है और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। आप क्या दिमाग लगाओगे कि गुरुजी जब यहाँ से जिंक ऑक्साइड से क्या हो रहा है सर? तो ऑक्सीजन निकल जा रहा है और सिर्फ क्या बच रहा है? जिंक बच रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि गुरुजी जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है, मतलब जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है? तो आप कहेंगे जिंक ऑक्साइड का अपचयन यानी कि रिडक्शन हो रहा है। क्या है? तो इससे ऑक्सीजन निकल रहा है, इससे ऑक्सीजन क्या हो रहा है? निकल रहा है। जबकि ऑक्सीजन निकल के कहाँ जा रहा है? तो गुरुजी कार्बन मोनोऑक्साइड में जुट जा रहा है और जुट करके क्या बना ले रहा है?
कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन जुट रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या देख रहे हैं कि आपके इस रिएक्शन में जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है तो इसका रिडक्शन हो रहा है, और कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन जाके जुट रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ हो रहा है, और वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। आप कहेंगे गुरुजी कैसी बात कर रहे हैं, एक ना हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते चला, रेडॉक्स अभिक्रिया या फिर रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता कि यहाँ पे किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अवकरण हो रहा है, तो आप क्या कहते हैं कि जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है, मतलब जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, और ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड में जुट रहा है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड का क्या हो रहा है, आप कहेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है। आइए अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पादपों में श्वसन किसके द्वारा होता है। बच्चों ने यहाँ पे ऑप्शन नहीं बताया सर, लेकिन आप सबों को क्या ध्यान में रखना है कि पादपों में श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो लगभग सभी भाग से होती है, लगभग सभी भाग से होती है। ध्यान में रखेंगे कि पौधे श्वसन की प्रक्रिया अपने अलग अलग भागों से करती है। पौधे के जड़ के द्वारा भी श्वसन होता है, पौधे के जो तना में लेंटिसेल होते हैं उसके द्वारा भी श्वसन की प्रक्रिया होती है, और साथ ही साथ पत्ती के द्वारा होता ही होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि पादपों में श्वसन किसके द्वारा होता है, तो आप कहेंगे पादपों में श्वसन लगभग सभी भाग से होती है। इवन आप कह सकते हो जड़ से भी हो सकती है, पत्ती से भी हो सकती है, और साथ ही लेंटिसेल से भी होती है, और ये चीज़ भी मैंने आपको कई बार बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इथेनॉल प्लस एथेनोइक एसिड, इथेनॉल बोले तो C2H5OH, और एथेनोइक एसिड बोले तो चला एथेनोइक एसिड एसिटिक एसिड को बोला जाता है। तो फॉर्मूला क्या होगा, CH3COOH। क्या पूछा जा रहा है कि जब इथेनॉल एथेनोइक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनेगा। मेरे मित्र याद कीजिए, यूथ पब्लिकेशन के बुक में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इफ एथेनॉल रिएक्टेड विथ एथेनोइक एसिड देन दे फॉर्म ईस्टर। तब ये क्या फॉर्म करता है, ईस्टर फॉर्म करता है, और साथ ही क्या होता है, तो सर वाटर निकलता है। ये क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया, अगर आपने वो सेशन देखा होगा तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि इथेनॉल अगर एथेनोइक एसिड के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है, आप कहेंगे ईस्टर बनता है। क्या बनता है, ईस्टर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग का तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा। मेरे मित्र यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और होगा, ये प्रिज्म से गुजरने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन कुछ भी हो आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा कहा जा रहा है। तो अभी जस्ट आपने बताया है कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, ज्यादा होता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, ज्यादा होता है, और इसीलिए प्रिज्म में जो इसका झुकाव होता है वो बहुत ही कम होता है, जबकि जो बैगनी रंग होता है उसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, और इसलिए प्रिज्म के आधार की ओर सबसे ज्यादा कौन सा रंग मुड़ता है, तो सर बैगनी रंग मुड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और सिलिकॉन को संयोजकता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। कुछ मित्र बोल रहे थे संयोजी इलेक्ट्रॉन के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया पूछा है, तो कोई बोल रहे थे संयोजकता के आधार पर पूछा है। तो मेरे मित्र दोनों तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और ये दोनों चीज आपको बताया गया है। ध्यान दीजिएगा, अवरोही क्रम की बात की जा रही है, मतलब क्या हुआ, तो सर अवरोही क्रम का मतलब हुआ घटते क्रम, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। आप सबों को मालूम है कि फ्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। सिलिकॉन की संयोजकता कितनी होती है, आप कहेंगे 4 होती है। अगर संयोजकता के आधार पर इसको हम लोग अवरोही क्रम, घटते क्रम में सजाते हैं, तो आप कहेंगे घटते क्रम में हम लोग सबसे बड़ा से शुरुआत करते हैं। तो सबसे ज्यादा संयोजकता किसकी है, आप कहेंगे सर सिलिकॉन की। उससे कम किसकी है, ऑक्सीजन की। और सबसे कम किसकी है, तो आप कहेंगे सर सबसे कम जो है वो फ्लोरीन की है। तो अगर संयोजकता के आधार पर अवरोही क्रम में सजाना था इन तीनों ही तत्व को, तब तो आपका क्रम सिलिकॉन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन होगा। लेकिन अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन के आधार पे पूछा गया, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के आधार पे पूछा गया, तो मैंने आपको कई बार बताया है कि किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है वो उसकी क्या कहलाती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है। तो अगर हम लोग बात करेंगे फ्लोरीन की, तो आप क्या कहेंगे कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, और इसका जो पर कक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा वो 2 7 हो जाएगा। तो इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे सर 7, क्योंकि बाह्यतम कक्षा में 7 ही इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन का कितना होता है सर एटॉमिक नंबर 8।
तो सर 2 6, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, आप कहेंगे सर 6। और अगर सिलिकॉन की बात करेंगे तो क्या कहिएगा कि गुरुजी जो सिलिकॉन है इसका एटॉमिक नंबर 14 होता है, ये हो जाएगा 2 8 4, तो सिलिकॉन में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 4। तो आप क्या देख रहे हैं कि घटते क्रम में अगर हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन के बेस पे सजाएंगे तो सबसे किसकी शुरुआत करेंगे सर, सबसे ज़्यादा जिसका होगा, फिर जो कम होगा, फिर जो उससे कम होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा संयोजी इलेक्ट्रॉन किस में है, आप कहेंगे गुरुजी सबसे ज़्यादा संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा फ्लोरीन में है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन के बेस पे, संयोजी इलेक्ट्रॉन के बेस पे अगर क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और सिलिकॉन को अवरोही क्रम में सजाए तो सबसे ज़्यादा संयोजी इलेक्ट्रॉन किस में है, फ्लोरीन में। तो सर पहले आपका फ्लोरीन आ जाएगा। और इससे कम किस में है सर, तो सर इससे कम ऑक्सीजन में है, तो सर ऑक्सीजन आ जाएगा फिर। और सर सबसे कम किस में है संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो आप कहेंगे सर सिलिकॉन में, यानी कि ये आपका इस तरह से आ जाएगा। तो जिस आधार पे पूछा गया होगा आप अपने आप याद कर लेंगे और ऐसे ध्यान में रखेंगे। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन था, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, इसमें कोई लाग लपेटा करने की बात नहीं थी। मेरे मित्र इतने ही क्वेश्चन हमारे पास आए थे और उसको मैंने डिस्कस करा दिया है। और कहीं ना कहीं क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद आपको ये आइडिया लग गया होगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं और कौन कौन से टॉपिक का रिवीजन आपको करना बहुत ही जरूरी है। साथ ही उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे उन सभी को आप आसानी से समझ पाए होंगे और साथ ही ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।